अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ आज ऑफिशियली हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने ओरिएंटेशन देख ली होगी, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी, हमारी अप्रोच क्या है स्टडी की तरफ वो आपको मिल चुकी होगी सारी वहाँ पर, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और हम उसको किस तरह लेकर चलेंगे वो सारा कुछ होपफुली आप लोगों ने अभी तक सुन लिया होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कोशिश पूरी होती है मेरी कि आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से पढ़ाऊँ, तो ये जी आपकी कैफ 7 है आई कैप का कंपनी लॉ। ये आप लोगों को PDF में आई कैप की वेबसाइट से मिल सकता है, डिफरेंट बुक शॉप से भी आप इसको ले सकते हैं, वो भी मिल जाएगा, या आप चाहे उधर से लेकर किसी भी सस्ती जगह से इसको प्रिंट करवा लें। तो हमारा पर्पस सिर्फ यह है कि हमारे पास ये बुक होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स PDF के साथ कन्वीनियंट हैं, कंफर्टेबल हैं, वो PDF में चाहे इसको पढ़ लें। जिन लोगों को हार्ड की कॉपी की ज़रूरत होती है वो हार्ड कॉपी की सूरत में भी देख सकते हैं। तो ये आज हम अपना चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ का, जिसमें है कंपनी का इंट्रोडक्शन है, कंपनी की टाइप्स पे बताया जाएगा और कंपनीज को रजिस्टर किस तरह करते हैं ये यहाँ पर बताया जाएगा। हमने ओरिएंटेशन में एक बार डिस्कस की थी कि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे चीज़ों के। रजिस्ट्रेशन का हवाला यहाँ पर आएगा, लेकिन अभी आपको तकरीबन 3-4 चैप्टर्स पढ़ने की नीड होगी। जब आप वो पढ़ लेंगे आपको डिफरेंट चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज़ होती हैं, जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह, नेम क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ऑथराइज कैपिटल, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह फिर हम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। आप लोगों को मैं वो भी सिखाऊंगा कि असल लाइफ में, रियल लाइफ में आप किस तरह कंपनीज को रजिस्टर करते हैं विद SECP। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह आज से। फिर हमारा जो कंपनी लॉ है, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से I2B पढ़ी हुई है उन लोगों को मैं इधर रिलेट करूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश थी जब इंट्रोडक्शन टू बिजनेस भी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी कोशिश थी। दूसरे जो टीचर्स भी हैं जो CA के हैं, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन लोगों को पता होता है कि आगे जाके कहाँ कहाँ पे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स की नीड होगी, तो इसलिए वो फिर कोशिश करते हैं कि उसी जगह पर थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया जाए। तो यहाँ पर जो स्टार्ट करने के लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप लोगों को इससे बेहतर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, बस हम क्विकली उसको रिवाइज करेंगे। तो आज का आप कह लें कि लेक्चर का जो स्टार्ट है वो इंशाल्लाह बड़ा ईजी होगा, बल्कि इसमें जो मोस्टली हम चीज़ें पढ़ेंगे वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं, बस आपने रिलेट करना है, उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह वो आपका ये आज का लेक्चर तो बड़ा इजीली क्लियर होगा। अच्छा देखें, नहीं हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर ओनरशिप ऑफ बिजनेस की अगर बात की जाए, ओनरशिप की, तो 3 तरह के बिजनेसेस आमतौर पे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों को पता है इसका ऑब्वियसली। एक को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। फिर एक बिजनेस का सेटअप है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। देन एक और सेटअप है हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं जी, लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। ये हमने थोड़ा सा ओरिएंटेशन में भी डिस्कस किया था, और आज क्योंकि चैप्टर का स्टार्ट भी यहाँ से है तो इसको थोड़ा सा हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सोल के बारे में भी हमें पता है कि जी एक बंदा होता है ओनर, ठीक है, वही उसका ओनर है, वही सारा मैनेज कर रहा है, सारा पैसा उसका है, और उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये हमें बात क्लियर है जी। देन दूसरा आ गया पार्टनरशिप। बिजनेस लॉ के अंदर कैफ 4 में आपने डिटेल में पार्टनरशिप को पढ़ा हुआ है। हमें पता है कि पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं, 20 पीपल होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बैंकिंग के बिजनेस में मैक्सिमम 10 तक हो सकते हैं, और इसके अलावा जनरल बिजनेस और बैंकिंग के अलावा कोई भी प्रोफेशन है, अगर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अगर वो अपनी फर्म ओपन करते हैं तो वो अनलिमिटेड नंबर्स तक अपने मेंबर्स बना सकते हैं, पार्टनर्स बना सकते हैं। मतलब है कि अगर एक ऑडिट फर्म है उसके 70, 80, 90 पार्टनर भी हो सकते हैं, उनके ऊपर ये वाली लिमिट नहीं लगती। और हमने कैफ 4 में ये बात भी पढ़ी हुई है कि ये जो लिमिट्स हैं, ये 20 तक या 10 तक, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर नहीं लिखी हुई, ये कहीं और लिखी हुई है। वो जहाँ पे लिखी हुई है वो अब हम इधर पढ़ेंगे। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई, बल्कि ये वाली लिमिट कहाँ पे लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर ये वाली बात की गई है। तो अभी हम आज इंशाल्लाह या कल उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कंपनीज एक्ट के अंदर ये किस हवाले से बात की गई है, ठीक है, तो अभी हम देख लेंगे। पार्टनरशिप का आपको पता है इसमें भी क्या होती है, लायबिलिटी आपकी जनरली अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तमाम पार्टनर्स की, ठीक है। अब आ गई लिमिटेड कंपनी। इसका भी आप लोगों को आइडिया है कि नाम के अंदर ही लिमिटेड तो लगा दिया गया है, इसका मतलब है कि लायबिलिटी हमारी क्या होगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी। अब थोड़ी सी बात लिमिटेड लायबिलिटी पे कर लेते हैं। वैसे होपफुली आप लोगों को याद होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ओनर्स
ओनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बिजनेस की नहीं होती, ठीक है। मालिकान की लिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद क्या है कि मालिक जो है, ओनर जो है, वो ये कह रहा है कि भाईजान मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्जों का जिम्मेदार हूं। मैं बिजनेस ने अगर कोई कर्जा लिया है किसी से, बिजनेस ने कोई रिसीवेबल पेएबल वगैरह हैं, तो मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूं। यही बात है बिल्कुल, कि अगर तो मैंने किसी शख्स से पैसे लिए, मैंने किसी बैंक से पैसे लिए, 10 लाख रुपया लिया, तो मैं बतौर शहबाज सईद तो जिम्मेदार हूं, मैंने वो पैसे वापस करने हैं। लेकिन अगर शहबाज सईद की कंपनी SHD ग्रोवाइज अकाउंटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, अगर वो किसी से कर्जा लेती है तो वो पैसे किसने वापस करने हैं? भाई उस कंपनी ने वापस करने हैं, ग्रोवाइज ने। शहबाज सईद ने वापस नहीं करने। क्यों? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है लिमिटेड। लेकिन अगर यही मेरी लाइबिलिटी होती अनलिमिटेड, जैसा कि इन दो केसेस में है, सोल में भी पार्टनरशिप में भी, अब क्या है कि भाई मैं बिजनेस के तमाम कर्जों का भी जिम्मेदार हूं। बिजनेस ने अगर कहीं से कोई कर्जा लिया है तो इसका मतलब है वो शहबाज सईद ने लिया है, इफ माई लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बाकी अभी आगे डिटेल में भी इसको हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बुक्स पे आ जाएं आप, ज़रा क्विकली इसको देख लेते हैं कि सोल ट्रेडर इज़ एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन्स हिज हर ओन बिजनेस। ये हमें पता है कि वो अपने तमाम डेट्स वगैरह का भी लायबल होता है, किसी तरह की रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है बिजनेस रन करने के लिए। ठीक है जी, बिजनेस रन करने के लिए नीड नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने कोई स्पेसिफिक बिजनेस करना है, जैसे आपने फार्मेसी का बिजनेस करना है, तो आपको फार्मेसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपने असला बेचना है, वेपन्स की डीलिंग करनी है, तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बिजनेस अगर आपको कोई इन मतलब लाइसेंस्ड बिजनेसेस के अलावा कोई बिजनेस है, तो आपको रजिस्टर करवाने की ही नीड कोई नहीं है, ठीक है। टैक्स वगैरह ऑब्वियसली देना पड़ना है, वो तो एक नॉन बिजनेस पर्सन भी देता है, एक सैलरीड पर्सन भी टैक्स देता है, तो बिजनेस वाला भी देता है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि क्या बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, दुकान की चाबी खोलने के लिए क्या किसी के साथ इल्हाक की या किसी की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है किसी इदारे के साथ? तो भाई सोल वाले को नहीं ज़रूरत होती, और सोल की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। अब दूसरी तरफ आ रही है पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप का भी आपको पता है कि 2 से लेकर 20 तक लोग हो सकते हैं। ये अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, आप चाहे किसी इदारे के साथ रजिस्टर ना करवाएं, काम करते रहें अपना, लेकिन एक लिमिट तक है, वो आगे पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो आप बगैर रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप कर सकते हैं, 2, 4, 5, 10 लोग मिलके, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो भी आप लोगों को आइडिया है कि आप रजिस्टर करवाना चाहें तो किसके साथ जाके? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके उनको पार्टनरशिप को इंडिविजुअली हर एक बंदे को पार्टनर बोलते हैं, कलेक्टिवली इकट्ठे अगर उनको एक बार ही बुलाना हो, आवाज़ देनी हो, तो हम कहते हैं फर्म इधर आओ, और 10 के 10 पार्टनर आपके पास आ जाते हैं। तो फर्म का मतलब क्या है? तमाम पार्टनर्स का कलेक्टिव नेम है, ठीक है जी। तो इसको आप रजिस्टर भी करवा सकते हो, नहीं करवाना ना करवाओ। पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके एक मुआहदे के तहत आपस में पार्टनर्स बनते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह उसमें होती है, वो आप लोगों को आइडिया है सारा। कैप 4 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक बिजनेस रन करने के लिए पार्टनर्स आपस में मिलते हैं, म्यूचुअल एजेंट होते हैं, एक दूसरे की एजेंसी का रिलेशनशिप होता है, और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको क्या कहते हैं जी? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब ये एग्रीमेंट वहाँ पर ज़रूरी है जहाँ पर आप इसको प्रॉपर रिटर्न वे में करना चाह रहे हैं, अदरवाइज आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न होना लाजमी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इवन इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो इम्प्लाइडली भी आप पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो रजिस्टर नहीं आप करवा सकते। रजिस्टर करवाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, वो लेके जाके आप रजिस्ट्रार फर्म के पास करवाते हैं। ये भी इंशाल्लाह वैसे कैप 4 के स्टूडेंट्स को मैं सिखाऊंगा असल में पार्टनरशिप कैसे रजिस्टर करते हैं। इधर भी हम देख लेंगे, अगर कहीं पर टाइम मिला तो आप लोगों को भी ये करवा के दिखा देंगे, ठीक है जी। अब थर्ड वाला सेटअप हमारा है लिमिटेड कंपनी, जिसके ऊपर हमारा पूरा कंपनी लॉ है। तो मतलब है कि हमारा जो कंपनी लॉ लगना है वो किसके ऊपर है जी? सिर्फ इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर नहीं है। इन दोनों के ऊपर जनरल रूल्स लगते हैं, या अपना इसका पार्टनरशिप एक्ट का पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो पार्टनरशिप्स के ऊपर लगेगा। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 जो है वो भाई किसके ऊपर लगता है? वो लगता है कंपनीज के ऊपर, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिटेड कंपनी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे कि अनलिमिटेड भी हो सकती है। वैसे प्रैक्टिकली वो नहीं होती, क्योंकि देखें कंपनी को बनाने का पर्पस ये होता है कि ओनर कहते हैं कि भाई मैं ज़रा बच के रहूं, मैं अपनी लायबिलिटी अपनी हद तक रखूं। वरना अगर उसने अनलिमिटेड रखनी थी तो ये भी तो था ना एक ऑप्शन हमारे पास, ये कर लेते, ये भी तो था एक ऑप्शन, उधर जाने की क्या ज़रूरत थी।
तो प्रैक्टिकली वो अनलिमिटेड कंपनी को एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लेकिन क्योंकि लॉ जो होता है वो ब्रॉड आपको एक एरिया कवर करता है, तो लॉ ने आपको अलाउ किया हुआ है कि अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं SECP के अंडर ही। वो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई कि अनलाइक सोल और पार्टनरशिप, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यह हमें बात क्लियर है बिल्कुल। यहां पर पार्टनरशिप में फर्म ने कर्जा लिया, मतलब किसने कर्जा लिया? पार्टनर्स ने, इकट्ठे ही हो गए ना, एक ही चीज है। फर्म इट सेल्फ एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या फर्म किसी और कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है? नहीं बन सकती भाई, फर्म नहीं बन सकती, पार्टनर्स बनेंगे, क्योंकि फर्म की इट सेल्फ कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। फर्म तो हम सिर्फ 8-10 पार्टनर्स का इकट्ठा नाम हमने रखा हुआ है, अलग से फर्म कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये भाईजान तो खैर है ही एक शख्स है, सोल प्रोप्राइटर है, अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी है। बिजनेस ने अगर कर्जा लिया मतलब है कि उसे सोल ने ही कर्जा लिया। तो यहां पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यहां पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसके ओनर्स हैं 2, 4, 50, 10, 10,000, 50,000, 10 लाख, जितने भी ओनर्स हैं वो तमाम अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग लायबिलिटी है सबकी। और कंपनी जो है उसकी अलग एग्जिस्टेंस है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन। जिस तरह एक इंसान के हकूक होते हैं, फ्राइज होते हैं कि बिजनेस के अंदर रहते हुए आप कहीं पे जाके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो बतौर ह्यूमन बीइंग, आप कहीं पे जाके जॉब कर सकते हो, आप किसी को जॉब पर रख सकते हो, आप किसी से कर्जा ले सकते हो, किसी को कर्जा दे सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। भाईजान कंपनी भी एक क्या है? लीगल पर्सन है। कंपनी सारा कुछ ये कर सकती है। ऑब्वियसली सांस नहीं ले सकती, शादी नहीं कर सकती, इसके अलावा कंपनी जो है सारा कुछ कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट है अपने ओनर से, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल एक देख लें छोटी सी। बुक को आपने लाजमी साथ साथ फॉलो करना है, बुक लाजमी सामने खोल के रखनी है ताकि चीज़ें हमारी साथ साथ एग्जांपल्स भी हम कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह, और जब आपके पास पेपर्स भी आएंगे वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, उसने कहा कि सपोज मिस्टर जाहिद साहब हैं जी, सेटअप अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों को ये बखूबी आइडिया है, आप लोगों ने I2B के अंदर भी ये चीज़, स्पेशली जिन्होंने मेरे से पढ़ा था उनको तो मैंने लाजमी ये चीज़ बताई थी। वैसे आपके उधर सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन इसीलिए बताई थी कि आगे जाके आपकी हेल्प करेगी कि कंपनीज जो आपकी होती हैं, मेनली आपकी कंपनीज दो तरह की होती हैं। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक कौन सी होती है? पब्लिक लिमिटेड। याद है जी? कुछ याद आ रहा है? प्राइवेट लिमिटेड आगे दो तरह की होती है, एक का नाम है SMC प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी, एक ही शख्स कंपनी भी बना सकता है। यहां पर भी एक शख्स है लेकिन वो कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी क्या है भाई? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन अगर एक शख्स कहता है यार मैं कंपनी बनाऊंगा, लेकिन कंपनी अपना काम करेगी, मैंने सिर्फ उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, मैं अपनी लायबिलिटी लिमिटेड रखना चाहता हूं, कानून कहता है, कंपनीज एक्ट 2017 कहता है भाईजान आए हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप एक कंपनी बना लें, उसका नाम क्या होगा? SMC प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है जी? देन एक इसके अलावा जनरल प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है। अब हमें पता है कि SMC के अंदर एक ही बंदा होता है, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कितने होते हैं? 2 से लेकर 50 तक मेंबर्स हो सकते हैं, ये बात हमें क्लियर है। फिर आती है पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाकर रजिस्टर हो जाती है, लिस्ट हो जाती है। मतलब है कि जिनके शेयर्स अगर आपने खरीदने हो तो कहाँ से मिलेंगे? सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक मार्केट से जाके मिलेंगे। दे आर कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 550 के करीब है ये वाली लिस्टेड कंपनी। और जो वहाँ पे नहीं जाती लेकिन ये भी पब्लिकली बड़ी कंपनीज होती हैं, इनका नाम रखा जाता है अनलिस्टेड। ठीक है जी। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स भी उसी तरह बिकते हैं जैसे प्राइवेट के बिकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है प्राइवेट में और अनलिस्टेड पब्लिक में? इसमें मिनिमम 3 है, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। चाहे 10 लाख आप इसके शेयर होल्डर्स बना लो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन लिस्टेड कंपनी के शेयर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर बिकेंगे और इसमें मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होते हैं, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। होपफुली आप लोगों को सारा रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। अब आ रहे एग्जाम्पल के पे। मिस्टर जाहिद ने जी ऑब्वियसली वो एक सिंगल मेंबर कंपनी बना सकता था तो बना ली है भाई ने, तो ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बना ली है विद 10,000 शेयर्स। अच्छा आप ये नाम चेक करें SMC-PV, ये आप लोगों को सारा कुछ बताया हुआ है पहले ही, बहुत पहले जब आप इतने से थे, ठीक है, तभी हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था कि ताकि आपको जाके फ्यूचर में कोई नई चीज़ ना लगे कि यार ये कोई नई अनोखी सी आइटम क्या आ गई है। जितना का आपको वहाँ पे बताया जा सकता था आपके सिलेबस से हटके वो हमने चीज़ें वहाँ पे की हुई हैं। अब ये SMC प्राइवेट लिमिटेड नाम इसी तरह लिखते हैं इसका, ठीक है, विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच।
₹10 का एक शेयर है। शेयर्स का आपको पता है, आगे डिटेल में हम कर भी लेंगे डिस्कस के। कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब कंपनी एक अलग इंसान है, ओनर्स अलग इंसान है। कंपनी फिर लोगों को कहती है कि यार लाओ पैसा दो, मुझे पैसा चाहिए, मैंने अपना कारोबार करना है। इस कंपनी ने भी कहा कि मुझे ₹1,00,000 चाहिए, ठीक है, जिसको मैं तोड़ रही हूँ डिफरेंट हिस्सों के अंदर। हर हिस्सा कितने का है? ₹10 का है। जब 1,00,000 को 10 हिस्सों में तोड़ा तो वो कितने बन गए? 10,000 बन गए। उन हिस्सों को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? शेयर्स बोला जाता है। तो 10,000 शेयर्स थे, पूरे के पूरे शेयर्स किसने खरीद लिए हैं? क्या इसने सारे के सारे शेयर्स खरीदे हैं? ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी, इसमें कोई और मेंबर ही नहीं है, कोई और ओनर ही नहीं है, कोई और शेयर होल्डर ही नहीं है, ठीक है। तो जब कोई और शेयर होल्डर ही नहीं है तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम शेयर्स किस बंदे ने खरीद लिए हैं? जाहिद ने खरीद लिए। जाहिद ने खरीद लिया यानी मिस्टर जाहिद एंड एबीसी लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में। वैसे वो चाहे लॉजिकली सोचा जाए तो एक ही बंदा है ना, मतलब कि उसी ने इन्वेस्ट किया, उसी के पैसों से काम होना, लेकिन कानूनी तौर पे कानून की नज़र में वो दोनों क्या है? अलग इंसान है। कंपनी जो है उसका नाम है एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, वो एक अलग से इंसान है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कर्जे ले सकती है अपने नाम के ऊपर। जाहिद का नेम यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और जाहिद जो है वो अपने नाम के ऊपर सारा कुछ कर सकते हैं। दोनों क्या है? सेपरेट लीगल पर्सनस हैं। क्लियर हो गया जी बात? इस होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे आ गई थी बात आपकी कि कंपनी के पास बतौर आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन, या आप कह सकते हैं बतौर सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी खसूसियात हैं। बिल्कुल ईजी सी बात है, बस आपको ये जो 7 लिखी हुई हैं इसके नीचे 8वीं भी लिख लें, लीगल ऑब्लिगेशन से नीचे, क्योंकि आगे उसने बताया वो अलग से, तो यहाँ पर भी मेंशन कर लें। 8 लिखकर उसको लिखें परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब है कि कभी ना ख़त्म होने वाली। मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। जब तक कंपनी खुद अपने आप को बंद नहीं करवाएगी या उसके शेयर होल्डर्स बंद नहीं करवाएंगे, कंपनी नहीं ख़त्म हो सकती। यहाँ पर सोल के केस में क्या था भाई? ओनर साहब फोत हुए, बिजनेस दुकान बंद होगी, खत्म होगी दुकान, बिजनेस खत्म हो गया ना। एक ही तो ओनर था, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, उसने सारे कर्जे वापस करने थे, ओनर मरा, कहानी खत्म। पार्टनरशिप्स के अंदर भी आपको पता है कि अगर पार्टनर्स छोड़ के चले जाएं पार्टनरशिप टूट जाती है, ठीक है। यहाँ पर जितने मर्जी बंदे छोड़ के चले जाएं, कंपनी उधर की उधर ही खड़ी रहेगी जब तक कि प्रॉपरली इसको वाइंड अप नहीं किया जाता, वो जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 में अब आपके कैफ 7 की, ठीक है जी। चलें आपका अब 1 बाय 1 फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर आ गया कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर ली है कि जिस तरह एक ओनर, एक इंसान किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कर्जा दे भी सकता है, कर्जा ले भी सकता है, किसी को रख भी सकता है, किसी को अपनी जॉब से निकाल भी सकता है, कंपनी भी सारा कुछ ये कर सकती है, सारा कुछ अपने नाम से, अपनी स्टैंप के थ्रू। उस स्टैंप को बोला जाता है सील ऑफ द कंपनी, सही है। स्टैंप के ऊपर उसका नाम लिखा होगा, वो जब स्टैंप लगेगी इसका मतलब है कि कंपनी ने बतौर इंसान ये काम कर दिया। ओके होगी ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रही है डेट्स एंड लायबिलिटीज, कर्जे शर्जे ले सकती है भाई, ठीक है। अपने कर्जों की लायबल ये खुद होगी, ओनर्स लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नाम है लिमिटेड कंपनी, हम लिमिटेड हैं। हमारे ओनर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। ओनर्स हमारे पैसों के जिम्मेदार नहीं हैं। ये आपने इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में बात बिल्कुल क्लियर करके उठनी है। आइंदा कभी आपके माइंड में कन्फ्यूजन ही ना आए कि यार ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि ओनर साहब कहते हैं कि भाईजान अपने कर्जों का जिम्मेदार मैं हूँ, कंपनी के कर्जों का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेरी जो लायबिलिटी है, मेरी जो जिम्मेदारी है वो लिमिटेड है। अप टू व्हाट एक्सटेंट? अप टू माई इन्वेस्टमेंट ओनली इन योर बिजनेस। अगर बिजनेस को कोई नुकसान होता है, बिजनेस ने कोई कर्जे देना है, तो जो मैंने पैसे ऑलरेडी दिया हुआ है ना शेयर कैपिटल के नाम, वो आप बेशक यूज कर लो। पल्ले से मैं 1 टका नहीं दूंगा आपको, 1 रुपया मेरी जेब से नहीं निकलेगा। तो ये हम क्या कहते हैं? इसको लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली कहते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट, ये वाली चीज़ ना हो, ओनर्स ने अपने घर से भी चीज़ें, फर्नीचर बेचकर, पंखे बेचकर, गाड़ी बेचकर पैसे देने हो बिजनेस के कर्जे उतारने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी कहलाती है, जो कि इन 2 चीज़ों के अंदर होती है। उधर लिमिटेड है। ओके, थर्ड चीज़ पे आ रहे हैं ऑनरशिप ऑफ एसेट्स प्रॉपर्टी। देखिए सिंपल वही बात है कि क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी के अंदर जो एसेट पड़े हुए हैं वो किसके हैं भाई? वो कंपनी के हैं। ओनर कोई आगे कह सकता है कि यार फलां एसेट जो था वो मेरे पैसों से लिया था, मुझे वापस करो। कंपनी कहेगी भाई हु आर यू, ठीक है, आप कौन है भाई, आपका क्या ताल्लुक है मेरे साथ? आपने सिंपल एक इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में मैंने आपको क्या दिया था?
वो कहेगा जी ये आपने तो मुझे शेयर्स दिए थे, तो कहेगी बस बात खत्म, अल्लाह हाफिज़। आप जब साल खत्म होगा डिविडेंड बांटेंगे, प्रॉफिट होगा, अगर हमें प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड हुआ, वो हम आपको दे देंगे। अदर देन दैट अल्लाह हाफिज़ भाई, आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग वगैरह करने आया करें, हमारे एसेट्स को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हाथ साइड पे करो, ये किसका एसेट है? ये ऑब्वियसली कंपनी का एसेट है, ठीक है। तो कंपनी का एसेट होता है, अपनी ओनरशिप होती है, वो उसको बेचे, आग लगाए, जो मर्जी करे, वो किसकी है जी? कंसर्न है, कंपनी की कंसर्न है। वो अपने डायरेक्टर्स की मर्जी से, शेयर होल्डर्स की मेजोरिटी की मर्जी से वो ये कर सकती है, ठीक है। अब आगे आ जाए, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अगर कंपनी ने किसी को उधार पे चीज़ें दी हुई हैं, उधार पे सर्विसेज दी हुई हैं, तो वो पैसे भी कौन लेगा? कंपनी लेगी भाई। ओनर्स ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने किसके साथ काम किया है? कंपनी के साथ। ओनर कहेगा यार मेरी ही कंपनी है, वो कहेगा भाईजान लिमिटेड लायबिलिटी है आपकी, आपकी कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग से वो कंपनी है, उसका मेरा मामला है, आप बीच में ना आए, वो क्या कहते हैं, बीच में ना बोल, तो उसको साइड पे कर देगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। अच्छा, अब देखें कंपनी के अंदर, इसमें तो चलो एक ही मेंबर होता है, तो आमतौर पे यही बंदा डायरेक्टर भी बन जाता है। डायरेक्टर का वैसे शेयर होल्डर होना लाजमी है, ये यहाँ पर ना लिख लें आप, ठीक है, कि डायरेक्टर, एग्जेक्टिव डायरेक्टर, ये आप लोगों को सारा पता है, एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव आप लोगों ने पीआरसी में पढ़ लिए थे। एग्जेक्टिव्स कौन होते हैं? जो परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं प्रॉपर, ठीक है। और नॉन एग्जेक्टिव कौन होते हैं? जिनको आप बाहर से लेकर आते हो, जो आपके शेयर होल्डर भी नहीं होते, उनको सिर्फ आप कोई अच्छा मशवरा लेने के लिए, आप एक बाहर का व्यू लेने के लिए, एक्सटर्नल व्यू लेने के लिए, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने के लिए उनको अपने बोर्ड के अंदर ऐड करते हो, ठीक है। वो आपके क्या है? एग्जेक्टिव है, सॉरी नॉन एग्जेक्टिव है। अच्छा, आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर बनने के लिए यू मस्ट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ये आप लिख लें यहाँ पर। चाहे आपके पास 0.00001% ही शेयर हो, लेकिन कोई ना कोई शेयर आपके पास उसके लाजमी होने चाहिए, अदरवाइज आप डायरेक्टर ही नहीं बन सकते। क्लियर है? जबकि सीईओ बनने के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कंपनी का फेस होता है, फोकल पर्सन होता है, हम पढ़ेंगे भी आगे जाके डिटेल में, बस मैं आपको थोड़ा सा इधर बता रहा हूँ। सीईओ बनने के लिए शेयर होल्डर होना, मेंबर होना लाजमी कोई नहीं है। या आप लोगों ने बात यहाँ पर लिख लें, क्योंकि आगे भी आएगी, तो एक बार चीज़ पढ़ी हो तो दोबारा पढ़ने में आसानी हो जाती है। अच्छा, अब ये सिंगल मेंबर कंपनी है, इसमें तो ये भाईजान एक ही मेंबर है, शेयर होल्डर हैं, वही डायरेक्टर हैं। यहाँ पर 2 से लेकर 50 तक हैं, तो 2 से लेकर 50 तक ही डायरेक्टर बन जाएंगे। डायरेक्टर्स का इलेक्शन भी वैसे इंटरेस्टिंगली मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, अगर आपको थोड़ा याद हो तो हमने क्लास में इसको भी डिस्कस किया हुआ है। I2B के अंदर ही बल्कि आप लोगों को उसी वक्त थोड़ी बड़ी बड़ी बातें बता दी थी कि डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैसे होता है, कि जिसके ज़्यादा शेयर्स होते हैं, कोई 5 बंदे कहते हैं हमने इलेक्शन लड़ना है, अगर 3 सीटें हैं, 3 डायरेक्टर्स बन सकते हैं। ये हम इसमें भी सारा प्रोसेस देखेंगे। 5 बंदे खड़े हो गए हैं, अब सबसे ज़्यादा जिसको वोट्स पड़ जाएंगे वो पहला डायरेक्टर है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, बस जो टॉप 3 थे वो चूज़ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि इलेक्शन होता है डायरेक्टर्स का। तो इसमें भी 2 से 50 तक लोग बन सकते हैं जिनके पास वोट्स हैं, उसकी बेस पर। अब मसला आता है यहाँ पर स्पेशली लिस्टेड में। लिस्टेड के अंदर क्या होता है, कई बार हज़ारों के हिसाब से शेयर होल्डर्स होते हैं। अब आप हज़ारों डायरेक्टर बना सकते भाई। डायरेक्टर्स तो आमतौर पे 8-10 बस इतने के होते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी के भी, जो छोटी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड वगैरह, वो तो आमतौर पे 2-3 डायरेक्टर्स के साथ चल जाती हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं ना, जो तमाम डायरेक्टर्स को इकट्ठा अगर बुलाना हो तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। लिस्टेड कंपनी के केस में कोई हज़ारों के हिसाब से शेयर होल्डर्स हैं और आप सबको डायरेक्टर नहीं बना सकते, फिर आप क्या करते हैं, उनमें से डायरेक्टर चूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर एक अलग चीज़ होगी, शेयर होल्डर्स में से ही जिनको वो वोट देंगे, ठीक है, वो क्या बन जाएंगे, डायरेक्टर्स बन जाएंगे। क्लियर है बात? तो ऐसा पॉसिबल है कि 1000 शेयर होल्डर हो लेकिन 5 डायरेक्टर हो, पॉसिबल है ये? ऑब्वियसली पॉसिबल है कि उन 1000 शेयर होल्डर्स ने जिन 5 लोगों को टॉप के वोट्स दिए हैं वो 5 बन गए। ऐसा पॉसिबल है कि 50 आपके शेयर होल्डर्स हैं, 2 डायरेक्टर हैं, पॉसिबल है? बिल्कुल। ऐसा पॉसिबल है कि 5 शेयर होल्डर हैं, 2 डायरेक्टर हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, कि उन लोगों ने 2 बंदों को वोट देकर जितवा दिए। क्लियर होगी थी बात? तो मैनेजमेंट जो होती है कंपनीज को, जो मैनेज करता है वो कौन करता है, डायरेक्टर्स करते हैं। लिस्टेड कंपनीज के केस में तो शेयर होल्डर और डायरेक्टर कंफर्म ये है कि वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, तमाम शेयर होल्डर्स डायरेक्टर नहीं बन सकते। हाँ, एसएमसी के केस में शेयर होल्डर ही डायरेक्टर होता है, और प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी आमतौर पर क्या होता है, शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बन जाते हैं। उनको थोड़े से होते हैं ना, वो हर कोई कहता है यार मुझे सब बात है, मुझे आप डायरेक्टर बनाएं, तो मेरे पास शेयर्स हैं, तो वो भी डायरेक्टर बनना चाहता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आते हैं लायबिलिटी टू पे टैक्स। ये भी आप लोगों को पता है अच्छे से, दोबारा से कर लेते हैं डिस्कस। डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। डबल टैक्सेशन क्या होती है
क्योंकि देखें कंपनी बड़ा खुश होके कहती है कि भाई मैं क्या हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी हूँ, मेरी अलग से एक पहचान है, अलग से एक शनाख्त है। तो अगर ओनर्स ने कोई कर्जा लिया है तो कंपनी कहती है मैं क्यों दूँ, वो तो ओनर्स ने लिया है। अगर कंपनी ने कोई कर्जा लिया है तो ओनर्स भाईजान कहते हैं कि यार मैं क्यों वापस करूँ, वो तो कंपनी ने लिया था। तो मतलब है कि कानून ने इनको जो फ़ायदा दिया हुआ था ये उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ऐसे है ना, इसके जिस चीज़ का फ़ायदा है थोड़ा थोड़ा साथ नुकसान भी है। लेकिन कानून फिर आपको पता है कि वो भी बनाना इंसानों ने है, जैसा मुंह वैसी चपेट। FBR जो है वो टैक्स लगाता है, इनकम टैक्स, ठीक है। लेकिन जो कानून है वो हम लोगों ने कैफ 4 के अंदर पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 के अंदर, कि कानून कौन बनाता है, वो FBR नहीं बनाता, वो बनाती है पार्लियामेंट। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, आप लोगों को पता है इसका। इनकम टैक्स 2000 ऑर्डिनेंस 2001, जिन लोगों ने टैक्स पढ़ लिया उनको बेहतर ज़्यादा पता होगा कि ये किसने बनाया थी, पार्लियामेंट ने बनाया, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट ने बनाया, ऊपर जाके सदर साहब ने, मेहमान खसूसी ने उसके ऊपर साइन किया और ये क्या बन गया, आपका कानून बन गया। अब वो कानून ये कहता है कि भाईजान ओनर्स के पास जब हम जाते हैं ये कहने कि जी सर आप ही ओनर हैं, 3 लोग, आपकी ही बनाई हुई कंपनी ने, बैंक कहता है कि मेरे से 10 लाख रुपया कर्जा लिया हुआ है, प्लीज़ आप वापस कर दें तीनों। तो ओनर्स बाकी क्या कहते हैं कि नहीं भाई हमारी लायबिलिटी क्या है, हमारी तो लिमिटेड लायबिलिटी, पढ़ा नहीं है तुमने हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड का मतलब नहीं तुम्हें पता, ओनर्स बड़े चौड़े होकर कहते हैं वहाँ पर। तो 10 लाख तुम्हें कौन वापस करेगा, वो कहता है कौन करेगा भाई, जिसने लिया वही करेगा। किसने लिया था सर, वो तो XYZ लिमिटेड ने लिया था। हाँ तो वही करेगी ना, हम 3 ओनर वापस नहीं करेंगे। बैंक वाला जी मायूस होकर चला गया, ठीक है। अच्छा अब आया साल का एंड, साल का एंड आया तो फिर FBR के भी हाथों में खारिश होने लगी कि भाई टैक्स लेना है इनसे, मुल्क और कौम की तरक्की के लिए टैक्स बड़ा ज़रूरी है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई। कंपनी ने वहाँ पर एक अपना प्रॉफिट निकाला, लेट्स से जी 1 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए। वैसे हमने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पुराने, उनको तो ऑलरेडी पता है, जो न्यू हैं उनको भी ये चीज़ क्लियर हो जाए इस तरह। अब जी कंपनी जब आई है तो कंपनी ने लेट्स से प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऊपर वर्किंग होगी, सेल शेल एक्सपेंसेस वगैरह सारे निकलने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 100 रुपये का। अब जिन लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि यदि कंपनीज के ऊपर जो है वो टैक्स रेट जो है वो आम तौर पे क्या है 29% लगता है। स्मॉल कंपनी के ऊपर 20% भी है, ठीक है, और कुछ के ऊपर फिर वो एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगा कर भी वो 35 भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लेट्स से एक आम सा टैक्स लेते हैं जो जनरली होता है 29%, ठीक है। इसका मतलब है कि कंपनी जो है, कंपनी कितना टैक्स देगी, 29 रुपये कंपनी ने टैक्स दिए, पीछे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या जिसको नेट प्रॉफिट या नेट इनकम भी बोला है, तो वो कितनी बची है भाई, 71 रुपीज़। ऐसे ही है, 71 रुपीज़ बच गए। ये अब देखिए टैक्स किसने पे किया है, सारा कंपनी ने टैक्स पे किया है, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये जहां पर बुक में जो चीज़ लिखी हुई है, पहले मैं वो लाइन आपको बताता हूँ। अ कंपनी इज पर्सनली लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम, कि कंपनी ने अपनी इनकम्स के ऊपर पर्सनली टैक्स पे करना है। अब ये बात सादा सी यहाँ पे लगती है लेकिन सादा है नहीं ना, इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो, ये कंपनी ने, हर किसी ने टैक्स पे करना होता, कंपनी ने भी कर दिया, क्या बड़ी बात है भाई, ठीक है, कर दिया पे, यहाँ पे होगी बात इधर की क्लोज। लेकिन अब आपको पता है कि ये जो प्रॉफिट है इसके ओनर्स फौरन भाग के आ रहेंगे कि भाईजान मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो ना, ठीक है। तो वो उसको जब दिए जाएंगे 71 रुपये, लेट से कंपनी ने कहा सारे बांट दो गरीबों के अंदर। अब गरीबों के अंदर बंटने लगे हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो पैसे डालने लगे जी, किसी को 15, किसी को 20, ठीक है, किसी को 30 आ गए, किसी को 5, किसी को 1 रुपये आ गए। मेरे ख्याल में 71 हो गए होंगे पूरे, ना भी हुए तो ऊपर नीचे करके कर लेना आप, ठीक है। अच्छा अब इनके पास आ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड को डिविडेंड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइड हो गया ना प्रॉफिट, उसको बोलते हैं। अब ये प्रॉफिट किसके हाथ में आ गया, ओनर्स के हाथ में आ गया। अब यहाँ पर फिर FBR हिला, FBR के हाथों में हुई खारिश। FBR ने कहा कि भाईजान ऊपर टैक्स दिया था किसने, कंपनी ने, चलो भाई अब तुम भी टैक्स निकालो। अब ऑनर्स क्या कहेंगे कि सर माई बाप, वो हमारी ही तो कंपनी है, हमारी ही कंपनी ने हमारे ही पैसों से बिजनेस किया और टैक्स दे दिया, जिसकी वजह से हमें ही पैसे कम आए हैं प्रॉफिट के। अगर वो टैक्स ना देती 29 रुपये तो 100 रुपया बनना था, वो हमारे अंदर बांटे जाने थे। अब उसने क्योंकि टैक्स ऑलरेडी दे दिया है हमारे बिहाफ पे, तो अब पीछे 71 बचे हैं, हमारे तो पहले टैक्स कट गया। FBR क्या बोलेगा कि भाईजान उस दिन मैं उधर ही खड़ा हुआ था,
वो जब बैंक का बंदा आपसे 10 लाख रुपया कर्जा लेने आया था, गिड़गिड़ा रहा था बेचारा, तब आपने उसको बड़ा कंपनीज एक्ट उठाकर उसका हवाला दिया है कि जी हमारी कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब नहीं तुम्हें पता है, फलां फलां फलां, आपने सारी बातें वहाँ पे की। आपने कहा कि कंपनी का कर्जा कौन वापस करेगी, कंपनी करेगी। तो भाईजान कंपनी ने जो टैक्स दिया है वो भी अपने प्रॉफिट के ऊपर दिया है। आप तो सेपरेट लीगल पर्सन हो, आप तो नेचुरल पर्सन हो, आपके पास जो जो पैसा है आपने उसके ऊपर अलग से टैक्स देना है। बात आइए आपको समझ, तो चुप करके क्या करें, 15% अगर आप फाइलर हैं तो सारे लोग 15% टैक्स निकालें, मेरे हाथ में रखें। इसको हम क्या कहते हैं, डबल टैक्सेशन। कि यहाँ पर कंपनी ने भी 29 दे दी है, यहाँ पे 15% सबने दे दी है, इसी का 15 ले लें, तकरीबन कितना 10.5 आई बिलीव बन जाएगा, लेट से इतना की तकरीबन बनेगा। ठीक है, अब देखें 29 ऊपर 10.5 ये कितना हो गया, 39.5 आपको टैक्स पे करना पड़ गया 100 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर। अगर ये डबल टैक्सेशन ना होती, अगर ये वाला सिनेरियो होता, तो यहां पर तो आपको पता है कि एक ही बंदे ने टैक्स देना है। क्लियर है बात? होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कंपनी ने अपना टैक्स पे करना है और उसके ओनर्स ने अपना टैक्स पे करना है। 7 पॉइंट है जी, लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशन से मुराद क्या है कि भाई क्योंकि कंपनी भी एक लीगल पर्सन है, कंपनी भी एक इंसान है, तो जिस तरह एक इंसान के ऊपर तमाम कवानीन लगते हैं कि भाई आपने जो है किसी रूल की वायलेशन नहीं करनी, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करना, आपने कोई इलीगल काम नहीं करना, भाई वो सारे के सारे किसके ऊपर लगते हैं, कंपनी के ऊपर भी लगते हैं। और अगर कंपनी किसी तरह की वायलेशन करेगी तो उसके कंपनी को भी फाइन हो सकता है, कंपनी को जेल नहीं हो सकती ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी इंसान नहीं है ना, यहाँ पे वो बचत होगी। लेकिन फिर जेल किसको होगी, उसके डायरेक्टर्स को जेल भी हो सकती है, उसके ऑफिसर्स को, उसको ऑफिसर्स बोला जाता है, डायरेक्टर, CEO, सेक्रेटरी, CFO वगैरह, इनको जेल भी हो सकती है, इनको पर्सनली भी फाइन्स हो सकते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कैप 4, मैं आपको ना थोड़ा सा लिंक करवाता रहूँगा दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ लिए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर एक कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है, पकड़ी गई, तो उसके ऊपर क्या होगा, कंपनी 100 मिलियन तक फाइन पे करेगी बस, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो वापस हो जाएगी, मतलब जब्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जेल तो नहीं वो खा सकती कंपनी, तो जेल उनके हिस्से पे कौन खाएंगे, आपके डायरेक्टर साहिबान। ठीक है, वो जेल में भी जाएंगे और उनके ऊपर अलग से भी लग जाएगा 25-25 मिलियन तक का। ये आप लोगों ने वो उसका पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो ये दो चीज़ें आपकी वो, इसीलिए यहाँ पर भी वो कह रहा है कि आपको एक कंपनी पे अलग से लगेगा और उनके डायरेक्टर्स जो हैं वो भी पर्सनली लायबल हो सकते हैं कुछ केसेस में। लास्ट पेरी परपेचुअल सक्सेशन, वो आप लोगों को आइडिया हो गया है कि इसके साथ आप ये उर्दू में लाजमी लिख लें, और ये पंजाबी है, मौले न मौला न मारे तो मौला नहीं मारता। ठीक है, जब तक कंपनी को प्रॉपरली बंद ना किया जाए, कंपनी इट्स सेल्फ खुद ब खुद नहीं बंद होनी, ये दोनों भाईजान डर के खुद ब खुद, इसके ओनर्स को एक थोड़ा सा दबकी लगाई जाए तो ये दोनों फ़ौरन बंद हो जाते हैं। कंपनी कहती नहीं भाई, मेरे 10 ओनर, 10 के 10 को मार भी दो ना आप, फिर भी मैं यहीं पर खड़ी हूँ। ठीक है, मैं नहीं मर रही। क्लियर है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, सेपरेट पर्सनैलिटी होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या असरात हैं, वही बात है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है ओनर्स की, ओनर्स अपनी हद तक रह गए हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, ओनरशिप किसके पास है, ओनर्स के पास। ओनर्स को क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स बोला जाता है। ठीक है, दोनों में वैसे थोड़ा सा फर्क है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स अलग हैं और कंट्रोल, काम करने का सारा कंट्रोल किसके पास है, डायरेक्टर्स के पास है, वो अलग हैं। ठीक है, देन क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। ये बहुत इजी है, आपने किसी को भी अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हो, लिस्टेड कंपनी के केस में तो बेहद इजी है, स्टॉक मार्केट पे जाओ, वहाँ पे आप इजीली अपने शेयर सेल कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन यहाँ पर भी इजी है, मतलब आप किसी को रोक नहीं सकते कि भाई आप नहीं भेज सकते। यहाँ पे याद करें पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर क्या था कि अगर आप किसी को अपना राइट या अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो बाकी तमाम पार्टनर्स की जिम्मेदारी कंसेंट लेना, मर्जी लेना लाजमी थी। याद है आप लोगों को? इधर ऐसा कोई सीन, भाई बाकी कौन है ना, मैं किसी को जानता हूँ, 10,000 शेयर होल्डर है, मैं किसको जानता हूँ, मेरे अपने शेयर्स हैं, मैं मेरी मर्जी जिसको मर्जी बेचूँ। ठीक है जी, तो उधर आप बड़ा इजीली बेच भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। अगेन सिंपल सा टॉपिक है, वही पिछली बात को आगे लेकर चल रहा है कि आपके जो शेयर कैपिटल है
उसका थोड़ा सा पहले तो तज़किरा आया था। शेयर कैपिटल का हमें ऑलरेडी पता है कि शेयर कैपिटल क्या है, कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए, इक्विटी चाहिए। कंपनी ने कहा कि हम अपना ओनरशिप लोगों को सेल करते हैं, और ओनरशिप सेल करने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बना दिया है। जो छोटे छोटे हिस्से बने हैं उनको बोला जाता है शेयर्स। जिस शख्स ने जितने शेयर्स खरीदने हैं वो खरीद सकता है, और ओवरऑल सारी अमाउंट को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोल दिया जाता है। जो लोग शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और आमतौर पे शेयर होल्डर एक स्पेसिफिक टर्म होगी ना, कि जो शख्स शेयर्स खरीदेगा उसको ही सिर्फ शेयर होल्डर बोला जाएगा। अदरवाइज होता ही ओनर ही है, मालिक ही है। शेयर होल्डर को मेंबर भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है मेंबर और शेयर होल्डर में, ठीक है। हर शेयर होल्डर एक मेंबर है, यह आप लोगों ने याद रखना है। हर शेयर होल्डर क्या है, एक मेंबर है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है। देखें, अभी तक हमने जो पीछे भी पढ़ा हुआ है, पिछले सब्जेक्ट्स में भी, या जब भी कभी डिस्कस किया होगा, हमने हमेशा यही डिस्कस किया कि अगर आप कंपनी के ओनर बनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीदकर ही ओनर बन सकते हैं। ऐसे ही है, वो हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई शख्स शेयर्स खरीदकर ओनर बनता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। लेकिन आज एक थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, जो कल के लेक्चर में फिर इसमें इंशाल्लाह मजीद चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कि बगैर शेयर्स खरीदे भी आप कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं एक तरीके में। बात आइए समझ। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, ओनर बनना चाहते हैं, तो आपने कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं ताकि आप उसके शेयर होल्डर बन जाएं। लेकिन अभी हमने कहा कि भाई शेयर होल्डर्स मेंबर भी होते हैं, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? इसका भाई मतलब ये हुआ कि आप कंपनी के मेंबर, कंपनी के मालिक कई बार विदाउट परचेजिंग शेयर्स भी हो सकते हैं। वो किस केस में होगा? वो होगा गारंटी लिमिटेड कंपनी के केस में। गारंटी लिमिटेड कंपनी के कैसी कंपनी है? उसके अंदर शेयर होल्डर्स कहते हैं कि भाई हम शेयर्स तो नहीं खरीद रहे, सॉरी मेंबर्स कहते हैं, क्योंकि शेयर्स खरीद रहे हैं तो उसको शेयर होल्डर तो नहीं बोल सकते। मेंबर्स ये कहते हैं कि भाई हम शेयर्स नहीं खरीद रहे, या हम शेयर्स भी खरीद रहे हैं। एक्स्ट्रा हम आपको गारंटी देते हैं आपकी, कि अगर आपको वाइंड अप होना पड़ गया, बंद होना पड़ गया और आपके पास पैसे ना हुए, तो हम अपनी जेब से पैसे देंगे आपको एक खास अमाउंट तक। लिमिटेड है लायबिलिटी उधर भी, लेकिन उधर एक गारंटी दे दी जाती है। हर बंदा अपने अपने हिसाब से उसको उतने % वोट मिल जाते हैं, उतने % हिस्से का मालिक बन जाता है। वो कह सकता है कि भाई मैं आपके लेट्स से 10% या अमाउंट की अगर बात की 10 लाख तक मैं आपकी गारंटी देता हूँ। अब देखिए वो गारंटी उसने दी है, शेयर्स पता नहीं खरीदे हैं या नहीं खरीदे, हम यहाँ पे ज्यूम करते शेयर खरीदे ही नहीं है, सिर्फ गारंटी दी है। अब भी वो क्या बन गया? कंपनी का मालिक बन गया है, कंपनी का ओनर बन गया है। उसको भी डिविडेंड मिलेगा जिस तरह के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। अब यहां पर आप बात समझे हैं कि मेंबर का मतलब या ओनर का मतलब क्या है? कंपनी का मालिक होना। जबकि शेयर होल्डर का मतलब क्या है? ऐसा मालिक जिसने शेयर्स खरीदकर मिल्कियत ली है। जबकि मेंबर से मुराद अगर सिंपल मेंबर टर्म यूज करें, उसके अंदर शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, दूसरे बंदे भी आ जाते हैं जिन्होंने शेयर्स तो नहीं खरीदे लेकिन उन्होंने गारंटी दी हुई है, ठीक है, और कंपनी के मालिक बन गए। क्लियर है जी बात? यहाँ पर आप उसने लिखा हुआ है कि इंटरचेंजेबली आप इसको आमतौर पे मेंबर्स या शेयर होल्डर्स आमतौर पे इकट्ठे यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे की जगह पे, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। आगे जाके हम फ़र्क पढ़ेंगे ये दोबारा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करें, लिखें यहाँ पर ब्रैकेट में, मेंबर इज़ एवरी ओनर, ठीक है। हर ओनर मेंबर है इवन इफ ही डजंट ओन शेयर्स, चाहे उसके पास शेयर्स ना हो, लेकिन अगर वो ओनर है तो वो मेंबर भी है। मेंबर इज एवरी ओनर इफ ही डजंट ओन शेयर्स, अगर उसके पास शेयर्स नहीं है लेकिन वो ओनर है। वो मैंने एग्जांपल आपको दे दी, किस केस में? नीचे लिख रहे हैं लाइक इन गारंटी लिमिटेड। गारंटी लिमिटेड के अंदर शेयर्स नहीं खरीदे जाते, ठीक है, मतलब तमाम शेयर मेंबर्स जो हैं वो जरूरी नहीं शेयर्स भी खरीदते हैं, ऑप्शनल होता है कि शेयर्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो शेयर नहीं खरीदते, सिर्फ गारंटी कंपनी को देते हैं कि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे हम इतनी जिम्मेदारी लेंगे इतने पैसे पे करने की अपनी जेब से, ठीक है, लेकिन इस अमाउंट की हद तक, तो उसको हम क्या कहते हैं? गारंटी लिमिटेड कंपनी कहते हैं। और उसके मेंबर्स भी ओनर्स ही होते हैं, बट दे आर नॉट कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ये बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आगे हु कैन ओन शेयर्स? हर बंदे से मुराद फिर नेचुरल पर्सन भी होगे और लीगल पर्सन भी होगे, ठीक है जी। आर्टिफिशियल पर्सन, देखिए लीगल पर्सन के अंदर तो दोनों आ गए ना। नेचुरल पर्सन मैं भी कानूनी तौर पे भी मैं पर्सन ही हूँ ना, इंसान ही हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरा पर्सन कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली बनाया गया है, लेकिन उसके पास भी तमाम इख्तियारात है जो एक इंसान के पास हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनीज जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है,
क्योंकि उनके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वो क्या होते हैं? लीगल पर्सनस होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनस होते हैं। तो भाई हर लीगल पर्सन, इसके ऊपर लिख लें, लीगल पर्सन के ऊपर एक एरो टाइप बना के आप दो तरह के इस तरह लिख लें कि लीगल पर्सन में वो दो बंदे ले रहा है। एक तो ले रहा है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल से मुराद क्या है? कंपनीज जैसे, ठीक है। और दूसरा कौन है? नेचुरल पर्सन। मतलब है कि नेचुरल पर्सन भी शेयर्स खरीद सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी शेयर्स खरीद सकता है। नेचुरल पर्सन भी मेंबर बन सकता है गारंटी लिमिटेड कंपनी का, आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकती है गारंटी लिमिटेड कंपनी की। क्लियर है जी बात है बिल्कुल। तो कंपनीज भी दूसरी कंपनीज के शेयर्स वगैरह खरीद सकती हैं। नेक्स्ट बात आ गई ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। बहुत इजी है, हमने अभी डिस्कस किया है कि आप इजीली सेल भी कर सकते हो उसको, सही है। लिस्टेड कंपनी की सूरत में तो आप स्टॉक मार्केट पे जाके, बिल्कुल इजी सीन है, विद इन मिनट्स आपकी हो जाती है। इधर थोड़ा सा टाइम लगता है 2-4 दिन का, लेकिन इधर भी सेल हो जाती हैं चीज़ें। प्राइवेट लिमिटेड में एसएमसी में भी आप कर दोगे, एसएमसी के अंदर आप करोगे, एक नया बंदा आ जाएगा, वो सिंगल ओनर बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें इस तरह भी कर सकते हो। बाकी गिफ्ट वगैरह देकर भी वो भी सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में आपको पता है कि मुश्किल होता है जब तक कि तमाम पार्टनर्स की मर्जी ना हो उसके अंदर, ठीक है। शेयर ट्रांसफ़र जो आपका है, अब जैसे शेयर्स किसी के नाम पे ट्रांसफ़र होंगे तो उस शेयर के साथ साथ जो जो इंटरेस्ट, जो जो राइट्स थे वो भी सारे ट्रांसफ़र हो गए। मतलब क्या राइट्स होते हैं आमतौर पे, अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं या मैंने गारंटी दी हुई है, मतलब मैं मेंबर हूँ किसी कंपनी का, मेरे पास राइट है कि भाई मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, राइट है ना मेरे पास राइट यह है कि कंपनी की जब भी जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग लिखा हुआ है, आगे जाके पढ़ेंगे जनरल मीटिंग्स क्या होती हैं, फिलहाल आप यहाँ पे लिख लें, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मेंबर्स की मीटिंग को। शेयर होल्डर की जगह पे भी अब आपको मेंबर का थोड़ा सा पता लग गया है। मेंबर्स की मीटिंग को, चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे वो गारंटी वाले हों, उनकी मीटिंग्स को क्या बोला जाता है? जनरल मीटिंग्स बोला जाता है। जबकि डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या बोला जाता है? डायरेक्टर मीटिंग बोला जाता है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बोला जाता है। क्लियर है भाई? तो अगर मेंबर्स या शेयर होल्डर्स मिल रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? जनरल मीटिंग। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो हर भाई शेयर होल्डर का, जिसको भी शेयर्स ट्रांसफ़र हुए हैं वो अब शेयर होल्डर बन गया है उस डेट से, उसका राइट है कि उसके बाद जो भी डिविडेंड मिलना होगा, जब तक उसके पास शेयर्स हैं उसको मिलेगा। कोई भी मीटिंग होगी उसको, जनरल मीटिंग, उसको बुलाया जाएगा। किसी भी मौके के ऊपर अगर वोट चाहिए शेयर होल्डर्स का तो उसका वोट है भाई, उसका राइट टू वोट होना चाहिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट आ गई परपेचुअल सक्सेशन। ये हमें ऑलरेडी पता है कि ओनर्स बैंकरप्ट हो जाए, ओनर्स दिवालिया हो जाए, ओनर्स मर जाएं, अपाहिज हो जाएं, जो मर्जी हो जाए भाई, कंपनी अलग से चलती रहे। क्यों? क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कंपनी तो अपनी जगह पे है, कंपनी को फालिद तो नहीं हो सकता, ओनर्स को हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन में रख लेनी। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी दोबारा आपको बताने लगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस इसमें कर लिया है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी क्या है? लायबिलिटी ऑफ कंपनी में वो ये बात डिस्कस कर रहा है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई किसके ऊपर होता है? ओनर्स के ऊपर होता है। हमने स्टार्ट में ये बात डिस्कस कर ली थी कि ओनर्स के ऊपर, मालिकान के ऊपर होता है, ठीक है। कि भाई मेरी लायबिलिटी इस हद तक लिमिटेड है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। हद कौन सी है? जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया आपके पास वही भाई, अब डूब जाए तो ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं आपको कुछ भी देने लगा। क्लियर है? फिर आई थी डायरेक्टर्स की लायबिलिटी। डायरेक्टर्स की लायबिलिटी क्या है कि डायरेक्टर्स ने अगर तो अपने अथॉरिटी के अंदर रहते हुए काम किया तो कोई लायबिलिटी नहीं। जाहिर है डायरेक्टर्स ने काम करने ना, कंपनी तो खुद तो नहीं हाथ पाँव उसके जाके कहीं पे मीटिंग्स करनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, वो डायरेक्टर्स ने करने हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। अगर तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए काम किया तो उनकी कोई जिम्मेदारी, लेकिन अगर वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करते हैं या उन्होंने वायलेशन की है किसी कानून की, तो वहाँ पर फिर डायरेक्टर्स अपने पर्सनली भी क्या हो सकते हैं? लायबल हो सकते हैं। लेकिन कंपनी के कर्जों के जिम्मेदार डायरेक्टर्स भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भाई कंपनी इटसेल्फ क्या है? लीगल पर्सन है। ठीक हो गई ये बात। अब नेक्स्ट आ रहे हैं, एक आपको यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर थोड़ी सी एक नई इंफॉर्मेशन देने लगा। ये वैसे खैर छोड़ें, कर लेते हैं यहाँ पर डिस्कस। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। अच्छा, ये वाला जो पार्टली पेड शेयर्स थे, पार्टली पेड नाम से जाहिर हो गया होगा कि भाई मैंने कंपनी को कहा कि मुझे 10 लाख रुपए के शेयर्स दें, लेकिन भाई अभी मेरे पास 5 लाख रुपए है, 5 लाख बाद में दूंगा। अब ऐसे शेयर्स को क्या बोला जाएगा? पार्टली पेड शेयर्स। एक दूसरे बंदे ने कहा कि भाई मुझे 2 लाख रुपए के शेयर्स चाहिए, और ये लो 2 लाख रुपया पूरा कंपनी को दिया 2 लाख। वो कौन से शेयर्स हैं जो पूरे पैसे दे दिए गए? फुल्ली पेड शेयर्स, सही है।
और मैंने क्या कहा था कि भाई 10 लाख के शेयर्स दे दो, 5 लाख अभी, 5 लाख उधार, लिख लो इसको खू खाते में, ठीक है। ये वाले कौन से हैं? पार्टली पेड है। बात आ रही है समझ? अच्छा जी, अब पहले तो समझ लेंगे कानूनी तौर पे अब से, जब से कंपनीज एक्ट 2017 आया है, पार्टली पेड शेयर्स इशू किए ही नहीं जा सकते, ठीक है जी। मतलब है कि अब पार्टली पेड शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते। अब अगर कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, फुल पेमेंट उसकी लेनी होगी। वो कैश में भी हो सकती है, वो इन काइंड से मुराद क्या है? कैश की जगह पे ज़मीन ले लो, एसेट्स ले लो, अगर कंपनी राजी है उसके ऊपर ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन फुल्ली पेड शेयर्स होंगे भाई। अब ये चीज़ तो आई है 2017 में। 2017 से पहले पार्टली पेड शेयर्स अलाउड थे, ठीक है। मतलब ये अलाउड था कि मैंने 10 लाख के शेयर्स लिए हुए हैं, मेरे पास ओनरशिप 10 लाख शेयर्स की है, लेकिन मैंने पैसे दिए हुए हैं 5 लाख के। अब ये जो कानून आया वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा। रेट्रोस्पेक्टिव से मुराद क्या है? पुरानी डेट से शुरू से नहीं, उसने कहा यार जो हो गया वो हो गया। आज के बाद से प्रोस्पेक्टिवली, ये मैं टर्म्स वो यूज़ कर रहा हूँ जो आप लोगों ने सुनी हुई हैं, आपने IAS 8 के अंदर ही सुनी होंगी टर्म्स, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, पता है ना। एस्टिमेट्स वगैरह को प्रोस्पेक्टिव करना होता है, एरर आ जाए तो रेट्रोस्पेक्टिव, पॉलिसी आ जाए चेंज उसके अंदर तो वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं हुआ ये वाला कानून, ये वाली शिक कि पार्टली पेड शेयर्स नहीं होंगे। इन्होंने कहा प्रोस्पेक्टिव लगाएंगे, आज के बाद नहीं होंगे, पहले वाले जो थे वो उधर के उधर ही हैं। अब यहाँ पर ये जो पहले वाले जिनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं ना, उनके लिए ये वाली शिक लगी जाती है कि भाई आपने वादा किया था 10 लाख शेयर्स आपने लिए हुए हैं, पैसे आपने दिए हुए हैं 5 लाख, अब कंपनी डिफॉल्ट करने जा रही है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, बैंक आ गया कंपनी के पास कि भाईजान पैसे निकालो। बैंक ने फौरन उस बंदे की तरफ देखा, सर आप पैसे निकालें। उस बंदे ने कहा भाई मेरी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, मैं क्यों दूं आपके पैसे, मैंने बस जो दिए हुए हैं वही डूबे हैं। वो कहेगा कि भाईजान आपने शायद कंपनीज एक्ट का ये वाला सेक्शन नहीं पढ़ा हुआ कि आपके शेयर्स कौन से हैं, पार्टली पेड शेयर्स हैं। बेशक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू योर इन्वेस्टमेंट, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी ज़रा बताएं ना मुझे। कहेगा भाई मेरी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। तो सर आपने दिए कितने हुए हैं? दिए तो मैंने 5 लाख। तो सर बाकी का 5 लाख दे दे, ऊपर तो मांग नहीं रहे आपसे हम। बात आई है समझ? तो जो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट की एक्सटेंट तक है, मतलब जो मैंने दे दिए हैं वो ही डूबेंगे। लेकिन अगर आपने भाई कंपनी के पेबल पड़े हुए हैं आपकी तरफ, आपने पैसे देने थे, वो तो दो ना भाई। तो अगर फुली पेड शेयर्स हैं तो नया 1 भी रुपया नहीं देना, 0 रुपीज़, ओनर्स ने कुछ नहीं और देना। लेकिन अगर भाई शेयर्स पड़े हुए हैं पार्टली पेड आपने खरीदे थे, तो 5 लाख जो भी देना वो तो दो ना भाई, उसको जान छुड़ाओ उस गरीब की। बात आ गई समझ आपको होपफुली? तो फिर से अगेन बात हुआ कि 2017 के बाद से पार्टली पेड जो शेयर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, फुली पेड शेयर्स अब इशू होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो पुरानी कंपनीज हैं उनके अगर पड़े हुए हैं अभी भी पार्टली पेड, और वो कंपनी बैंकरप्ट या डिफॉल्ट होने की सूरत में चली गई, तो बैंक आके कंपनी से पैसे मांगेगा, कंपनी फिर अपने उस मेंबर को कह सकती है कि भाईजान आपके पैसे कुछ रहते हैं बकाया, वो तो दे दें, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, सपोज दैट अ कंपनी हैज़ इशूड 1 million shares with a face value of ₹10 each। 1 million शेयर्स उसने इशू किए हैं, 10 रुपये हर एक की वैल्यू है, मतलब है कि 10 मिलियन के शेयर्स हो गए। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, पार वैल्यू भी कहते हैं, जो उसकी फेस की वैल्यू होती है, ठीक है। एंड ₹7.5 ऑफ द फेस वैल्यू हैज़ बीन पेड, लेकिन आए आगे से हैं 7.5, मतलब 2.5 रुपये अभी तक लोगों ने नहीं दिए। अब जब कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी या कंपनी अपने डेट पे करेगी तो वो 2.5 रुपये उनसे मांग सकती है। क्यों? उन्हें कहेगी कि भाईजान आपने क्या है, पार्टली पेड शेयर्स लिए थे। आ गई ये बात समझ आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया जी, एक हाउ क्राइटर्स आर बॉन्ड से। अब नाम देकर क्राइटर्स को पता लग जाएगा भाई। ऑब्वियसली जब आपके नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वगैरह यूज़ होगा तो आपका क्राइटर्स को पता होगा कि यार इनके जो पैसे हैं ना ये मैंने कंपनी को ही देने हैं, इनके ओनर नहीं मुझे वापस करेंगे। क्राइटर वॉर्न हो जाएंगे, खबरदार हो जाएंगे, ठीक है, खबरदार होशियार कि हम जो कर्जा देने जा रहे हैं, हम कंपनी को कर्जा देने जा रहे हैं, कंपनी डिफॉल्ट होगी, ओनर इनका टके का रुपया नहीं हमें वापस करेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आपने नाम के अंदर लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, SMC प्राइवेट लिमिटेड, ये लाजमी यूज़ करना है। ओके हो गया। लॉज एंड गवर्नेंस ऑफ कंपनी, कंपनी के ऊपर कौन से लॉज लगते हैं? सबसे मेन बड़ा लॉ जो है वो है जी भाई कंपनीज एक्ट 2017। सही है, ये वाला कानून कंपनीज, हर कंपनी के ऊपर, ये इसके नीचे हमने चारों लिखी है ना, तो इन सब के ऊपर ये वाला कानून लाजमी लगता है, ठीक है। देन एक कंपनी का होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम से मुराद है कंपनी का आइन। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे मेमोरेंडम के अंदर क्या होती है, कितनी क्लॉजेज है, कौन कौन सी शिक्के होती हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। आप फिलहाल ये समझ लें कि कंपनी का मेन जो आइन है, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, इस तरह
कंपनी को चलाने के लिए भी एक मेन जो उसका डॉक्यूमेंट है वो आइन उसका, जिसके अंदर उसका नाम है, उसका एड्रेस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या है आपका आइन कहलाता है, मेमोरेंडम कहलाता है। फिर आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि डिटेल में प्रोसीजर्स वगैरह छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं, मीटिंग्स किस तरह होगी, मीटिंग का कोरम क्या होगा, डायरेक्टर्स की मीटिंग क्या होगी, इलेक्शन डायरेक्टर्स के किस तरह होंगे, कब कब होंगे, सीईओ कौन बन सकता है, डायरेक्टर कौन बन सकते हैं, कितने शेयर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी आर्टिकल्स के अंदर डिटेल में होती हैं। तो ये था जी आज का, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।